सुप्रभात बच्चों, मैं सीताराम राय, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बोकारो। आज हम 6वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत के 12वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है संसार एक पुस्तक है। ये देखिए, आप लोगों के किताब की एक प्रति है, बसंत भाग 1, जिसका 12वां पाठ है संसार एक पुस्तक है। और इस पाठ के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये देखिए चित्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और ये इंदिरा गांधी है, उनकी पुत्री। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पुत्री को ये पत्र लिखते हैं, पिता के पत्र पुत्री के नाम। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पुत्री को तब पत्र लिखते हैं जब वो स्वयं इलाहाबाद में थे और उनकी पुत्री मसूरी में। इंदिरा गांधी उस समय 10 वर्ष की थी और इस पत्र में कुल 30 पत्र हैं, जिसमें से यह एक पत्र है संसार एक पुस्तक है। चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ज्ञानी थे और अपने पुत्री को चाहते थे कि हम अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें, अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकें। तो आइए इस पाठ की हम शुरुआत करते हैं। इसके पहले जरा उन पत्रों के संग्रह, ये इंदिरा गांधी की चित्र भी देख लीजिए। ये बचपन का है, जब महज 10 वर्ष की थी, और ये इंदिरा गांधी जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, वैसे जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तब की है। तो ये चित्र तो हम लोग देखते ही हैं। ये चित्र हमारे लिए अजनबी है, यही इंदिरा गांधी के बचपन का चित्र है। तो चलते हैं हम पाठ की ओर। ये 2 शब्द इस पाठ के बारे में है। चूंकि इस पत्र का अनुवाद मुंशी प्रेमचंद ने किया था, वही जिसका नादान दोस्त आप लोगों ने जो पढ़ा है, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद थे, उन्होंने ही इनका अनुवाद किया। तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू का खत है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और खत में क्या लिखते हैं कि गर्मी का मौसम खत्म हुआ, इंदिरा पहाड़ से उतर आई। वही पहाड़ मतलब मसूरी पहाड़ पर है, वहां से उतर आई। फिर ऐसे खत लिखने का मुझे मौका नहीं मिला। बड़े सौभाग्य है कि जब बेटी दूर रहती है तो खत लिखते हैं। आजकल तो हम लोग खत नहीं लिखते हैं, मोबाइल पर ही बात कर लेते हैं। ये नए खत इस किताब में शामिल नहीं है। अगर मुझे याद में कुछ और लिखने का मौका मिलता तो शायद वे भी छप जाए। तो ये छापना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी ने कहा कि इसको छापा जाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के बच्चे भी इससे प्रेरित होंगे, शिक्षित होंगे। तो इसको छपवाया गया। मुझे मालूम नहीं कि लड़के और लड़कियां इन खतों को पसंद करेंगे या नहीं, वो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, पर मुझे आशा है कि जो इनको पढ़ेंगे वे इस हमारी दुनिया और उनमें रहने वाले को एक बड़ा कुटुंब समझेंगे। कुटुंब समझना अर्थात जवाहरलाल नेहरू ने यह सीख दी है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम केवल भारत के रह करके, भारतवासी होकर के भारत के लोगों को ही नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम जातियों को, वहां के रहने वाले लोगों को अपने एक परिवार की तरह समझें। तो इस अंग्रेजी पत्रों का हिंदी में अनुवाद श्री प्रेमचंद ने किया और उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, ये जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। तो बच्चों आइए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। ये दुनिया बहुत बड़ी है। जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को समझाते हुए कहते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है और ये दुनिया में केवल भारत और तुम इंग्लैंड के बारे में जानती हो यही नहीं है। इंग्लैंड तो एक छोटा सा द्वीप है, भारत एक छोटा देश है, बल्कि दुनिया का विस्तार बहुत है। अगर तुम जानना चाहते हो कि दुनिया क्या है, तो दुनिया में रहने वाले सभी जातियों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, जनजीवन के बारे में अध्ययन करना होगा। पाठ की शुरुआत है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझे बहुत सी बातें पूछा करती हो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूं, जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, यहां स्पष्ट हो गया कि ये इलाहाबाद में रह करके अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को मसूरी में पत्र लिखते हैं। हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए मेरा इरादा है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की ओर, उन छोटे बड़े देशों की ओर जो इस दुनिया में है, छोटी छोटी कथाएं लिखा करो। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बड़ा सा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें इन सब देशों और उन जातियों की में बसी हुई जातियों को ध्यान रखना होगा
केवल एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। अर्थात तुम केवल भारत में रह करके केवल भारत के में जानोगी तो तुम्हारे संकुचित ज्ञान हो जाएंगे। इसके लिए तुम्हें दुनिया की इस विस्तार और अथाह को जानना होगा। अब बच्चे बताइए कि जो दुनिया के हाल जानने के लिए हमें क्या करना होगा? किताबें पढ़नी होगी, तभी हम दुनिया का हाल जान सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू यही चीज बताना चाहते हैं कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले यह धरती जो है जलता हुआ आग का गोला था और इस पर कोई जानदार चीज नहीं थी। अर्थात तापक्रम इतना अधिक था कि हम जो है इस पर अस्तित्व ही नहीं कर सकते थे। बहुत साल बाद, लाखों साल बाद इस धरती जब धीरे धीरे ठंडा हुआ तो वनस्पति और उसके बाद जीव जंतु आए। तो वनस्पति और जीव जंतु जब आए उसके बाद मनुष्य इस धरती पर अस्तित्व बनाया। लेकिन मनुष्य भी जंगली जानवरों की तरह रहता था, उसे पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था। तो जब उसको ज्ञान ही नहीं है तो अपने इतिहास की बातें कैसे लिखेगा? और जब उस समय की बातों को हम जानना चाहेंगे तो कैसे अध्ययन कर सकते हैं? तो धरती की उत्पत्ति जानने के लिए किताब को पढ़ना होगा, लेकिन पढ़ने का ज्ञान होगा, पढ़ने लिखने का उस समय प्रचलन होगा, लोग लिखते होंगे किताब, तभी हम उस किताब को पढ़ पाएंगे। लेकिन उस समय की कहानी को हमें पढ़ना होगा तो हम क्या करेंगे? जवाहरलाल नेहरू जी आगे कहते हैं कि हमारे विज्ञान के जानकार लोग बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिनको पढ़ करके हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब उस समय का जब इतिहास ही नहीं है और हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जानकारी प्राप्त करने के लिए हम मनगढ़ंत बातें नहीं रख सकेंगे। यदि मनगढ़ंत बातें रखते हैं तो वह क्या हो जाएगी? वह एक परियों की कहानी हो जाएगी। परियों की, देखिए यहां पर आया कि जब तुम दुनिया के हर जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहां कुछ नहीं था। तो उसको हम कैसे जान पाएंगे? विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने इस विषय में खूब सोचा, पढ़ा, लिखा। एक समय ऐसा था जब धरती बेहद गर्म थी, इस पर कोई जानदार चीज नहीं थी। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता? यदि आदमी पैदा भी हो गया तो उनको लिखने का ज्ञान ही नहीं था, फिर वो कैसे लिख सकते थे? यह बड़े मजे की बात होगी, क्योंकि हम जो चीज सोचते लेते हैं वो सुंदर पनियों की कहानी गढ़ लेते हैं। अर्थात उस समय जब हमें कोई जानकारी नहीं मिली और हम किताब लिखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो वो मनगढ़ंत कहानी हो जाएगी, परियों की कहानी हो जाएगी। और जो बातें हमने देखा नहीं, जाना नहीं, तो उसको कैसे लिख सकते हैं? तुम्हें जानकारी प्राप्त करनी है तो किताब पर निर्भर न कर करके बल्कि प्रकृति के वर्णमाला को जानना होगा। ये प्रकृति की वर्णमाला क्या है बच्चों? जैसे हम हिंदी जानने के लिए हिंदी की वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, अंग्रेजी जानने के लिए अंग्रेजी की वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम उस चीज को पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। लेकिन प्रकृति के चीजों को जानना होगा, संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना होगा, तो हमें क्या करना होगा? छोटी छोटी प्रकृति के वर्णमाला को जानना होगा, छोटी छोटी चीजों के बारे में जानना होगा, उसको अध्ययन करना होगा। अक्सर हम लोग प्रकृति में चीजों को देखते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं। आप लोगों ने पिछली पाठ पढ़ी है ना, जो देख करके भी नहीं देखते। उन्होंने लेखिका जब पूछती है हेलेन केलर कि आपने क्या देखा, तो लोग क्या कहते हैं? वैसे कुछ खास नहीं। तो अर्थात उस चीजों को बारीकी और गहराई से नहीं देखे हैं। जब हम किसी चीज को बारीकी और गहराई से देखेंगे तब उसके बारे में सोचेंगे कि ये कैसे बना, कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो गया। वही प्रकृति की वर्णमाला है। तो प्रकृति की वर्णमाला किसको बताते हैं लेखक? ये जंगल, पहाड़, पत्थर, हड्डियां, नदियां, ये सब प्रकृति के वर्णमाला हैं। इन चीजों को हम पढ़ करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी कि प्रकृति का हर चीज संसार रूपी पुस्तक का एक पन्ना हो सकता है, बशर्ते हमें उसे पढ़ने आना चाहिए। और पढ़ने के लिए क्या करना होगा? हमें सजग होकर के उसके बारे में सोचना होगा। पत्थर, पहाड़, नदी, झरना, ये सब प्रकृति के वर्णमाला हैं। अब इसके उदाहरण के रूप में देखते हैं
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि जैसे देखो कि तुम अब भी उस थोड़े थोड़े पढ़ना जानती हो। क्या थोड़े थोड़े जानती हो? प्रकृति की उस वर्णमाला को, क्योंकि तुम बड़ी हो गई हो। और जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? अब देखिए, इस चित्र में दो पत्थर हैं। ये दोनों एक समय किसी चट्टान का भाग हुआ करता था, लेकिन यहाँ दोनों के रूप में आज अंतर देख रहे हैं। एक नुकीला और खुरदरा है, जबकि दूसरा चिकना और चमकीला। जरा सोचिए, पहाड़ से टूटकर बना हुआ दोनों रोड़ा अपनी क्या कहानी कह रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यही बात अपनी बेटी को बताना चाह रहे हैं। यह रोड़ा प्रकृति का वर्णमाला है, जिसे देखकर तुम इसके चिकने और चमकदार होने की कहानी पढ़ सकती हो। ऐसे ही बहुत से चीजों को देखकर अनुमान से उसके बारे में जान सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इस चिकने रोड़े अपनी यह कहानी बताता है। हम नदी के किनारे जाते हैं तो वहां पर सुंदर सुंदर गोल सुडौल चिकने पत्थरों को देख करके और उठाने की कोशिश करते हैं बच्चे अक्सर, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ये सुंदर गोल सुडौल चिकना कैसे हो गया। उसके पीछे कहानी है, और कहानी क्या हो सकती है? क्या वह वैसे ही सुंदर गोल सुडौल चिकना था? नहीं, वह कैसा था? एक बड़ा सा पत्थर था, पहाड़ों का एक भाग था, और जब पानी बरसा, पानी के साथ वो धूप पानी से वो पत्थर टूट गया। और टूटा तो कैसा हो गया? खुरदरा और नुकीला पत्थर। अब वह क्या था कि पानी के साथ बहते बहते वह पहाड़ी नदियों के से आगे बढ़ करके वह बड़ी नदी में मिला, और बड़ी नदी के पेंदे में वह घिसते घिसते लुढ़कते आपस में टकराते हुए बहुत दूर तक लाया गया। और जब पानी की धार जहां पर धीरी हुई, वह नदी के किनारे छोड़ दिया गया। यह शुरू में तो चिकना नहीं था, तिकोर नुकीला था, लेकिन इसको वहां से पहाड़ों से इस मैदानी भागों में आने के समय बहुत सारे संघर्ष करने पड़े, लुढ़कने पड़े, टकराने पड़े, घिसने पड़े, तब जाकर के यह रोड़ा कैसा हो गया? चमकीला, चिकना और गोल हो गया। तो यह कहानी कहता है। और कहानी क्या कहता है? देखो कि एक पहाड़ी नाले ने उसे लेकर के छोटी दरिया को दे दिया। यहां दरिया नदी के लिए आया है, और उस दरिया ने किसको पहुंचा दिया? बड़ी दरिया को पहुंचा दिया। और पेंदे में लुढ़कते लुढ़कते किनारे घिस गए, और वह चिकना और चमकदार हो गए। अगर दरिया उसे और आगे ले जाए तो कहां ले जाएगा बच्चों? ये नदी कहां जाके मिलती है? समुद्र में। तो समुद्र में मिल जाएगा। तब जब समुद्र में वह दरिया आगे लेके जाएगी, वही गोल चिकना पत्थर और आगे बढ़ेगा तो टूटते 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 कैसे बन जाएगा? बालू का एक कण, बालू बन जाएगा। अर्थात जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। देखो ये बच्चे बालू पर बड़ा खेलते हैं, ये बालू पर घर बनाते हैं। यही बालू है जो प्रकृति की कहानी हमें कह रहा है कि यह पहाड़ का कभी बहुत सारा भाग हुआ करता था, और वह पहाड़ जो कि नदियों के द्वारा छोटे छोटे रेत महीन रेत में बदल दिया गया। तो इस तरह से संसार रूपी पुस्तक को जानने के लिए जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि कई कई छोटी चीजों को हमें अध्ययन करना होगा, बारीकी से अपनी आंखों से देखना होगा, और प्रकृति का हर पन्ना, प्रकृति का हर चीज एक पन्ना हो सकता है, एक पृष्ठ हो सकता है, बशर्ते हमें उसे पढ़ने आना चाहिए। तो बच्चे आज प्रकृति के वर्णमाला को तो जान गए होंगे। ऐसे ही आप लोग भी हड्डियों को देख करके और अनुमान लगा सकते हैं कि किसकी हड्डी होगी। जैसे डायनासोर हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन उस बड़े बड़े हड्डियों को देख करके लोग अनुमान लगा देते हैं और कहानी बनाते हैं कि एक समय ऐसा रहा होगा जब एक बहुत विशालकाय जीव इस धरती पर रहा होगा। तो आइए बच्चे अब हम जरा इस भाषा अध्ययन की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये चमकीला रोड़ा, इस दो शब्द हैं, एक चमकीला और रोड़ा। यहां पर चमकीला के नीचे रेखांकित किया गया है। तो ये रेखांकित जो चमक है वह संज्ञा है, और उसमें ईला प्रत्यय, यहां पर ईला प्रत्यय जोड़ देने से बन गया चमकीला। इसी तरह से
आप लोगों को भी पत्थर से इला प्रत्यय जोड़ करके बनाना होगा। कांटा, रस, रंग, जहर, नोक, सूर, इन सभी में इला प्रत्यय जोड़ करके ये विशेषण बना सकते हैं, यहां पर लिखना होगा। जैसे हम बता सकते हैं कि पत्थर, पत्थर में इला प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? पथरीला। अब देखिए विशेष से विशेषण, एक दो विशेषण हो गया, और जिसकी विशेषता विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो हो गया विशेष से। तो रोड़ा हो गया विशेष और चमकीला हो गया विशेषण। उसी तरह से पत्थर से विशेषण बनेगा पथरीला। अब इसको विशेष से विशेषण में लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे? पथरीला भूभाग। भूभाग जो है विशेष से हो गया। वैसे ही आप इन सभी शब्दों को एक नया शब्द बनाएंगे, उसके विशेष से विशेषण को रखेंगे। अगला चलते हैं। ये दो वाक्य है, दो वाक्यों को जोड़ने वाले को हम समूचे बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब दो परस्पर जोड़ने वाले शब्द को हम समूचे बोधक या योजक कहते हैं। जब, तब, बल्कि, इसलिए, परंतु, कि, यदि, या तो, न कि, ताकि, ये समूचे बोधक अव्यय है। और ये समूचे बोधक अव्यय लिंग, वचन, कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं, इसलिए इनको हम अव्यय कहते हैं। तो बच्चे, ये हम आप लोगों के लिए कुछ सवाल रखे हैं। ये रिक्त स्थान को भरना है। रिक्त स्थान को भरिए और अपने से एक स्वयं वाक्य बनाइए इसी समूचे बोधक की सहायता से, जो यहां भरेंगे। जैसे पहला बता देते हैं कि कृष्ण फिल्म देखना चाहता है, खाली जगह, मैं मेले जाना चाहती हूं। यहां पर कौन सा समुच्चय बोधक होगा? आप लोग बता सकते हैं? कृष्ण फिल्म देखना चाहता है, जबकि मैं मेले में जाना चाहती हूं। दूसरा है, मुनिया ने सपना देखा, खाली जगह, वह चंद्रमा पर बैठी है। तो मुनिया ने सपना देखा कि मैं चंद्रमा पर बैठी हूं। छुट्टियों में हम सब, खाली जगह, अहमदाबाद जाएंगे, खाली जगह, माउंट आबू। छुट्टियों में हम सब या तो अहमदाबाद जाएंगे या माउंट आबू। घर सब्जी कटवा कर रखना, खाली जगह, घर आते ही मैं खाना बना लूंगा। सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते मैं खाना बना लूंगा। यदि मुझे पता होता, खाली जगह, समीना बुरा मान जाएगी, खाली जगह, मैं यह बात नहीं करती। यदि मुझे पता होता कि समीना बुरा मान जाएगी तो मैं यह बात नहीं करती। इस वर्ष यह फसल अच्छी नहीं हुई है, खाली जगह, अनाज महंगा होगा। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है इसलिए अनाज महंगा है। विमल जर्मन सीख रहा है, खाली जगह, फ्रेंच। अब बताइए, यहां पर न किया है ना, तो विमल जर्मन सीख रहा है, न कि फ्रेंच। तो इन खाली जगहों में जो जो समूचे बोधक आप लोग भरे हैं, उसी समूचे बोधक की सहायता से आप लोगों को अलग से एक एक वाक्य बनाना होगा। आगे हम चलते हैं बच्चों। ये देखिए, नीचे लिखे शब्द के तीन तीन पर्यायवाची लिखें। ये शब्द इस पाठ में आए हुए हैं। पत्थर, चिट्ठियां, चिट्ठी, समुद्र, जंगल, संसार, पहाड़, इनके तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। आगे चलते हैं बच्चों। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें, एक शब्द या एक वाक्य में। जवाहरलाल नेहरू पाठ में किसे जानकारी दे रहे हैं? स्पष्ट हो गया है। दूसरा है, आदमी से पहले धरती पर कौन रहते थे? जानते हैं ना, पेड़ पौधे, वनस्पति और जानवर। पाठ से ज्ञात होता है कि हिंदुस्तान का एक बड़ा भूभाग है, जबकि इंग्लैंड एक मात्र है। क्या खाली जगह भर सकते हैं? वही ना, जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ, उसको क्या कह सकते हैं? टापू। अगर पढ़ना आता हो तो राह में पड़ा रोड़ा भी खाली जगह बन जाता है। क्या बनाएंगे? क्या बन जाता है? प्रकृति का एक पन्ना बन जाता है।
एक वर्ड बन जाता है। इस तरह से अब हम थोड़ा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पुराने जमाने की बात यदि हम बैठे बैठे सोचने लगे तो क्या होगा? जैसे पुराने जमाने की बात को हम बैठे बैठे सोचने लगे तो परियों की कहानी बन जाएगी। दूसरा है गोल चमकदार पत्थर के जन्म से उसकी अब तक की यात्रा का वर्णन करें। इस पाठ में आया है। तीसरा है नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई। उन्होंने क्या बताया? पाठ के आधार पर लिखिए। अब हम चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? छोटा होते होते अंत में बालू का एक जरा बन जाता। छठवां है नेहरू जी और उनकी पुत्री कहाँ रहा करते थे? तो पाठ में आया है नेहरू जी इलाहाबाद में और इंदिरा गांधी उनकी जो पुत्री हैं मसूरी में रहा करती थी। सातवां है दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? तो नदियों, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियों से हम पुरानी दुनिया का पुरानी हाल जान सकते हैं। आठवां है लाखों करोड़ों वर्ष पहले धरती कैसी थी? जाहिर सी है धरती गर्म थी, उस पर कोई जानदार चीज नहीं थी। और रोड़ा क्या है? 9वां प्रश्न है तो रोड़ा पहाड़ से टूटा हुआ पत्थर का टुकड़ा है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर चलते हैं। बड़ी दरिया के किस हिस्से में पत्थर लुढ़कता रहा? आगे, पीछे, चारों ओर, पेंदे में। उत्तर होगा पेंदे में। चट्टान से टूटा हुआ पत्थर कैसा होता है? खुरदरा और चिकना, चिकना और नुकीला, नुकीला और चमकीला, खुरदरा और नुकीला। उत्तर क्या होगा? खुरदरा और नुकीला। पत्थरों को छोटी दरिया में किसने पहुंचाया? ऑप्शन है नदी ने, नाले ने, मनुष्य ने, पहाड़ ने। सही ऑप्शन है नाले ने। लेखक कहाँ रहते थे? मसूरी, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर। तो उत्तर होगा इलाहाबाद। और मसूरी में उनकी पुत्री इलाहाबाद रहती थी। तो उम्मीद है यह पाठ आप समझ गए होंगे। फिर हम अगले पाठ लेकर आएंगे। धन्यवाद।